स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी जो अगली चर्चा होगी वो टोटली बेस्ड है कास्ट ऑफ एक्विजिशन पर, प्राप्त करने की लागत पर। और हम चैप्टर के करीब करीब और लास्ट पेज में पढ़ रहे हैं। कास्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। और आप लोगों को जैसा कि मालूम है, नेट और जेआरएफ के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम एग्जम्पशन से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं जो कास्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वास्तव में एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे कि पूरे टॉपिक में 4-5 बातें ही हैं जिनको हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और उन 4-5 बातों में से ये 2 पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि कैपिटल असेट किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सेक्शन 214 में किया। उसी तरह से हमारा दूसरा स्टेप था कि हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट किसे कहते हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोगों ने सेक्शन 247 में किया। इसका मतलब हमारे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 2 सेक्शनों के माध्यम से क्लियर किए गए। अब हमें एक बात हमारी जो अंडरस्टूड थी वो ये थी कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसको हम ट्रांसफर बोलते हैं, वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। कंसीडरेशन एसएससी को रिसीव हो ना हो ये कोई इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो ट्रांजैक्शन शुड बी प्लेस्ड इन योर प्रीवियस ईयर। ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए। तो 3 चीजें तो ये हम समझ ही गए हैं। अब चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कास्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत। आप सोच रहे होंगे कि सर ये है क्या, रियली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कास्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं आपको इस टॉपिक को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझाऊं तो मैथमेटिक्स में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कैपिटल गेन बहुत कुछ नहीं है, केवल इतना है कि किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए, अगर उसको बेच दी तो कितने रुपए में बेचा, मैथमेटिक्स में उसको हम सेल्स बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि यदि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो जाहिर सी बात है कि मैंने या तो परचेज किया होगा या उसे कंस्ट्रक्ट करवाया होगा या तो हमें वह प्रॉपर्टी किसी से वसीयत में, उत्तराधिकार में, भेंट में, उपहार में प्राप्त हुई होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मैथमेटिकली अपने कैपिटल गेन को जानने की कोशिश करें तो बड़ा सीधा आंसर है कि सेल में से परचेज प्राइस को माइनस कर दो, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो एक प्रश्न पैदा हुआ कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो कंसीडरेशन तो कोई न कोई फिक्स किया ही जाएगा, तो कंसीडरेशन में तो कोई लड़ाई बची नहीं। अब एक ही बात इम्पॉर्टेंट बनती है, वो यह है कि जिस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसे आपने वास्तव में कितने में परचेज किया था या कितने में कंस्ट्रक्ट किया था, और यदि किसी से फ्री में प्राप्त किया था तो ऐसी स्थिति
में उस प्रॉपर्टी की अर्थात कैपिटल एसेट की कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाए। इसका मतलब अगर हम वस्तुतः इस मैटर पर विचार करें कि आखिरकार हम कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक लाइन में ये बात कर सकता हूँ कि इसको पढ़ाने के पीछे केवल एक ही कारण है कि ऐसी सारी कैपिटल एसेट जिसकी कास्ट को समझना मुश्किल हो रहा हो तो उसकी कास्ट क्या मानी जानी चाहिए। और ये मुश्किलात आएंगे क्यों? ये मुश्किल तभी होते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके मामले में साफ साफ स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में कितने की ये खरीदी गई है या कितने रुपए की ये बनवाई गई है। तो अगर हमें ये दोनों बातें मालूम नहीं होती हैं तो इसी स्थिति में हमें कास्ट ऑफ एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मेरे विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या सर ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं, जबकि ये समझ पाना मुश्किल होता है कि इस कैपिटल एसेट की कास्ट क्या थी सेलर के लिए। मैंने कहा बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही समझ रहे हैं। इसका मतलब कई सारी परिस्थितियां हैं जब एक सेलर यह नहीं समझ पाता कि मेरे इस कैपिटल एसेट की कास्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक कास्ट क्लियर नहीं होगी तो तब तक हम उसकी इंडेक्सिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टू नो or to determine the amount of capital gain, first of all you have to determine the cost of acquisition। तो आज हमारी जो चर्चा है पूरी तरह से इसी बात पर फोकस करेगी कि वो कैपिटल एसेट की कास्ट क्या समझी जाए जिसके संदर्भ में सेलर खुद ही काफी परेशान है और समझ नहीं पा रहा है मेरे द्वारा बेची गई कैपिटल एसेट की क्या कास्ट होनी चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी पर निर्भर है, इसी पर फोकस करेगी कि हाउ यू डिटरमाइन कास्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कास्ट ऑफ एक्विजिशन। कास्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्त करने की लागत। कास्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स प्राप्त करने की लागत। इसका आप एक पॉइंट पढ़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये पॉइंट आखिरकार पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये बात पहले ही रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगी। कास्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने बताया कि कई सारे मामलों में कास्ट ऑफ एक्विजिशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहला मामला क्या है? कहा सर पहला मामला यह है कि नंबर 1, जब कोई संपत्ति, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दे रहे हैं, हिंदी में पहले इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको लिखते ही समझ में आ जाए कि मैं चाहता था। जब कोई पूंजी संपत्ति करदाता और आबलिक विक्रेता को
वसीयत उत्तराधिकार भेंट अथवा उपहार में प्राप्त हुआ। हेलो, आप इसमें हैं तो क्लास में। अब आप जरा इस बात को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बड़ा साफ साफ है, कॉन्सेप्ट बहुत ही साफ साफ है, और इसमें जो मैं कहना चाहता हूं जरा समझिए, और इसे अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। इफ एनी कैपिटल की दरवाजा assets if any capital assets, कोई है वहां खुला रखिए। if any capital asset transfer to SSC under the process of under the process of under the process of will succession gift and presents, ये पॉइंट है। एंड को आर, अब आप इसको ध्यान दीजिए, समझिए बात क्या है इसमें, मैटर क्या है। मैटर यह है, इस हेडिंग को सुन लेने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कास्ट ऑफ इक्विजिशन मैं पढ़ाना क्यों चाहता हूं और इसकी जरूरत क्या है। आप जरा सोचें, आपके पास एक ऐसी कैपिटल एसेट है आपके पास जो आपको कैसे मिली, किसी ने आपके नाम वसीयत कर दिया। आप समझ गए होंगे कि वसीयत में मिली हुई प्रॉपर्टी तो फ्री में मिलती है, उत्तराधिकार में मिल गई। पिता अथवा माता की मृत्यु के पश्चात बच्चों को जो मिली हुई संपत्तियां हैं वो उत्तराधिकार सक्सेशन में ही तो मिलती है। किसी ने उसको भेंट दे दिया या किसी ने उसको उपहार दे दिया। आप जरा सोचो, अगर आपको कोई कैपिटल एसेट इस तरह से मिले तो सही बात तो यही है कि आपने फ्री में ही प्राप्त किया, और कालांतर में जाकर के इसका मतलब आफ्टर सम टाइम यदि आप उसको बेच दें, राइट है, तो एक बड़ा प्रश्न पैदा हुआ कि सेल में से परचेज के नाम पर हम क्या माइनस करें। चलो सपोज करते हैं इस जॉर्ज टाउन मोहल्ले में किसी ने आपको एक 100 वर्ग गज का प्लॉट गिफ्ट कर देता है या गिफ्ट कर दिया था, और आज से 10 वर्ष पहले ऐसा मान लीजिए कि someone has gifted a plot of land
in 2010 and 11 under the process of gift. किसी ने आपको एक 100 वर्ग गज का प्लाट, ये 100 वर्ग गज का प्लाट है, 2010-11 में किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया था। और जाहिर सी बात है, अगर गिफ्ट किया होगा तो फ्री ऑफ कास्ट रहा होगा, आपने एक चवन्नी पेमेंट नहीं किया था, और तभी से ये प्लाट आपके पोजीशन में है। और आपके दिमाग में 2022 और 23 में 22-23 आपके दिमाग में कीड़ा बनता है कि यार इसको सेल कर दे। क्या कर दीजिए, अगर आप इसको सेल कर दे रहे हैं, चलो मैं मानता हूं कि आपने इस प्लाट को 50 लाख रुपए में सेल कर दिया। इसको हम लोग सेल कंसीडरेशन करते हैं। तो यू हैड सोल्ड योर प्रॉपर्टी बाय द 50 लाख, 50 लाख में बेच दिया। अब इनकम टैक्स वाले आपसे मिलेंगे कि सुना है महोदय आपने बड़ी भारी इनकम जनरेट किया है, 50 लाख रुपए में लैंड अपनी बेचा है, वो भी शहर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इसलिए मैंने जॉर्ज टाउन कहा था। तो 50 लाख रुपए में आपने इस जमीन को बेचा। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि सेल कंसीडरेशन तो 50 लाख है, तो कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए? आपसे कोई पूछेगा या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही पूछे, वाकई आप ईमानदार आदमी हैं, ऑनेस्ट पर्सन हैं, आपसे पूछा कि यार कितने में खरीदा था इसको? आपने कहा देखो भाई सही से अगर मैं बोलूं तो 2010-11 में मेरे फादर इन-लॉ ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आपको ये गिफ्ट किया गया तो आपने तो पैसे दिए नहीं थे कुछ भी, तो क्या पूरे 50 लाख रुपए आपकी इनकम मान ली जाए और पूरे 50 पर टैक्स लगा दिया जाए? और यदि ऐसा होता है तब तो बड़ा भारी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगा और आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक नियम बनाया गया कि ऐसी स्थिति में ऐसी प्रॉपर्टी की कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए। तो विद्वानों ने इसमें एक सजेशन दिया और उस सजेशन का नाम है, गैस आगे मैं लिख रहा हूं, प्री ओनर कास्ट। प्री ओनर कास्ट माने पूर्व स्वामी की लागत। पूर्व स्वामी की लागत का मतलब क्या है? आपके फादर इन-लॉ से पूछा जाएगा, इसके पहले तो वही स्वामी थे, 2010-11 से पहले कहा वही स्वामी थे, कहा हाँ, कहा उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार आपने प्लाट कैसे पाया था? उन्होंने बताया मैंने तो खरीदा था। तो कहा जितने रुपए में उन्होंने खरीदा था ये मान लिया जाएगा कि आपने भी उस प्लाट को उतने ही रुपए में खरीदा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट ना होता तो एक एसएससी को पूरे 50 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन इस नियम के आ जाने के बाद, ये प्रोविजन जब आ गया, तो 50 लाख रुपए में से हम उसी कास्ट को इंडेक्सिंग करके माइनस कर देंगे जितने में कभी इनके फादर इन-लॉ ने परचेज किया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से एक एसएससी को एक भारी फायदा होगा। और जस्टिस की दुनिया में देखा जाए तो एसएससी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इसको बंद कर दीजिए, अन्याय भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जरा सोचिए, अगर एक कॉन्सेप्ट न होता तो एक एसएससी को भारी भरकम लॉस होता। तो अब आप मेरी बात को संभवतः समझ गए होंगे कि कास्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। रियली इसका इंपॉर्टेंस उस परिस्थिति में नहीं है
जब एसीसी को कास्ट मालूम हो, ये तो उसी समय काम आएगा जिस स्थिति में एक एसीसी इस परिस्थिति में चला जाए कि उसकी कास्ट क्या होगी, परेशान हो जाए, कुछ कह न सके, तो उस स्थिति में हमारे प्रोविजन से बताएंगे कि वास्तव में अब कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए। आप इस परिस्थिति को देख लीजिए। एसएससी तो ईमानदार था, कह रहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी फ्री ऑफ कास्ट, और उसके कहने के मुताबिक तो 50,000 टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, ये नियम गलत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट किया उसने कितनी कास्ट पे किया था। जो उसकी कास्ट थी वही कास्ट आपके लिए इक्वली इस्टेब्लिश करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप समझ गए होंगे कि कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और यह उन परिस्थितियों में, उन कंडीशनों में इफेक्टिव होगा जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि इस वस्तु की या इस प्रॉपर्टी की कास्ट क्या होनी चाहिए। राइट? अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब कोई भी अगला रीडिंग आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया कास्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मीनिंग है। अच्छा, तो एक पॉइंट मैंने तो आपको बता ही दिया। इस पॉइंट को बताने से दो फायदे हुए। एक तो आप ये जान भी गए कि ऐसी कंडीशन में कास्ट क्या मानी जाएगी। दूसरा आप ये भी जान गए होंगे कि कास्ट ऑफ एक्विजिशन को पढ़ने समझने का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा पॉइंट है कास्ट ऑफ गुडविल। कास्ट ऑफ गुडविल, ख्याति की लागत। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको हिंट कर रहा हूं बार बार इसी बात पर कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कब। इसकी जरूरत हर उस समय पड़ेगी जब करदाता यह समझने में अक्षम होगा, डिस्क्वालिफाइड होगा कि वास्तव में मेरी प्रॉपर्टी की क्या कीमत लगाई जानी चाहिए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे ये रूल्स, हमारे प्रोविजन उसको हेल्प निश्चित तौर पर करेंगे। जैसे आप आइए कि दोनों में समझाता हूं कास्ट ऑफ गुडविल के मामले में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं वैसे ही लोग अपने बिजनेस की गुडविल बेचते हैं। और मैंने ये लिखवाया भी था, समझाया भी था कैपिटल असेट के डिफिनीशन में कि ऑल द असेट्स आर कैपिटल असेट एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग। का फॉलोइंग मैंने जो समझाया था सेक्शन 214 में, वो तो आपको याद ही होगा। फॉलोइंग को छोड़ दिया जाए तो ऑल द असेट्स आर कैपिटल असेट्स। एंड आई थिंक यू नो अबाउट द गुडविल. Goodwill is already shown in your balance sheet. Asset side. It means goodwill is a asset. If goodwill is a asset, it means goodwill is a capital asset. Because of the definition is clear here कि all the assets are capital assets. ये बात क्लियर है कि अगर goodwill capital asset है तो यहाँ capital gain arise होगा। अगर गुडविल कैपिटल असेट है तो गुडविल से कैपिटल गेन एराइज होगा। कहा बिल्कुल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर, जैसे कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस बेच सकता है उसको मैं कैपिटल असेट मानता हूं। जैसे कोई अपना प्लॉट ऑफ लैंड बेच देता है विद इन द सिटी, शहर के दरमियान जो है वो भी कैपिटल असेट है, कि क्या उसी तरह कोई भी अपनी गुडविल भी बेच सकता है? कहा बिल्कुल।
और गुडविल से भी कैपिटल गेन जनरेट होगा। कहा अच्छा, लेकिन आप एक बात जानिए, जब बात गुडविल की चली है तो गुडविल को जानिए कि दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल्स, फर्स्ट सेल्फ जनरेटेड एंड सेकंड परचेज्ड गुडविल। का सर ऐसा होता है? कहा बिल्कुल, आप एग्जाम्पल सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने इस जीपी कॉमर्स कोचिंग को इस्टेब्लिश किया था 1984 में, अर्थात 1984 से ये कोचिंग रेगुलर काम कर रही है। इसकी इस शहर में एक गुडविल है। क्या गुडविल है? कि यहाँ के टीचर्स लेबोरियस हैं, क्वालिफाइड हैं और ढंग से पढ़ाई होती है, सिलेबस कवर होता है समय के अकॉर्डिंगली। ये हमारी बनी हुई गुडविल है, इसमें किसी दूसरे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस गुडविल को हम लोगों ने लेबर के द्वारा जनरेट किया है। इस सेल्फ गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। और एक गुडविल और होती है, आप लोग इस शहर के रहने वाले जानते होंगे, इस शहर में कोचिंग आई थी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का। सर ये किसकी कोचिंग थी? ये पीएमटी और आईआईटी की कोचिंग थी। मैं 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में, जब इसका नाम इलाहाबाद था, तो नीरज अग्रवाल ने दिल्ली से इस कोचिंग की गुडविल खरीद करके इलाहाबाद में लाया और उस परचेजिंग ट्रांजैक्शन में उनको पावर मिला कि आप सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के नाम से इलाहाबाद में कोचिंग चलाएंगे, टीचर्स आपके होंगे, नोट्स हमारे होंगे, गाइडलाइन हमारी होगी, टेस्ट हमारे पैटर्न पर होंगे, लेकिन आप हमें पर ईयर 50 लाख रुपए देंगे। अर्थात नीरज अग्रवाल, who was the director of Allahabad coaching, has to pay 50 lakh rupees per year to Sachdeva New PT College that was established in Delhi at that time. इसका मतलब यह हुआ कि 50,000 रुपए में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से नीरज अग्रवाल ने गुडविल खरीदी थी। समझ में आ रहा होगा? ये खरीदी हुई गुडविल है, लेकिन सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज वालों के लिए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। राइट? चलो मान लेते हैं नीरज अग्रवाल ने उस कोचिंग को 5 वर्ष तक चलाया और इसके बाद फिर उन्होंने उस कोचिंग की गुडविल को एक त्रिपुरारी सिंह नाम के दूसरे व्यक्ति को 70 लाख रुपए पर ईयर में बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीरज अग्रवाल के लिए जो गुडविल का सेल कंसिडरेशन है वो 70 लाख रुपए है और उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपीज है। तो 70 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए अगर माइनस कर दें तो 20 लाख रुपए उनका कैपिटल गेन होगा। राइट? लेकिन अगर मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की बात करूं, जिसने नीरज अग्रवाल को 50 लाख रुपए में गुडविल बेची, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए पूरा 50 लाख रुपए कैपिटल गेन है। आओ इसको मैं एक न्यूमेरिकल प्रोफॉर्मेट एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूं। ये देखिए, ये है सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। ये कहाँ स्टेब्लिश्ड थे? दिल्ली में। और ये है आपके नीरज अग्रवाल, है कि नहीं? ये नीरज अग्रवाल जी कहाँ रहते हैं? कहा इलाहाबाद में। कहा ये तीसरे पर्सन कौन है? कहा ये है त्रिपुरारी सिंह। कहा ये कहाँ रहते हैं? कहा ये भी इन्हीं के दोस्त ही थे जो इलाहाबाद में रहा करते थे। तो जरा ध्यान दीजिए, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने जो दिल्ली में कई वर्षों से लोगों को, बच्चों को पढ़ा करके पीएमटी और आईआईटी पर अपनी गुडविल बनाई थी, उसने अपनी गुडविल
इलाहाबाद के नीरज अग्रवाल को 50 लाख रुपए में बेच दिया, राइट। तो जब 50 लाख रुपए में बेचा तो नीरज अग्रवाल के लिए ये 50 लाख रुपए कास्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्या है? कास्ट ऑफ एक्विजिशन है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के लिए ये 50 लाख रुपए सेल कंसीडरेशन है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये सेल कंसीडरेशन है, इनके लिए कास्ट ऑफ एक्विजिशन है। और ये इसे कितने में बेच देते हैं? 70 लाख रुपए में। ये 70 लाख रुपए इनके लिए कास्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन इनके लिए यही रुपया सेल कंसीडरेशन है। अब आप जरा सोचिए, कहानी बड़ी साफ है ना, समझ में आ रही होगी। अगर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने अपनी गुडविल 50 लाख रुपए में बेची, ये 50 लाख रुपए लिखा, 50 लाख रुपए में बेची, तो इनसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने पूछा कि आपने खरीदा कितने में था? इन्होंने कहा महोदय मैंने खरीदा नहीं था, मैंने जनरेट किया। तो इसका मतलब इसकी कास्ट क्या है? नील है। तो पूरा 50 लाख रुपए टैक्स सेविल होगा, राइट। लेकिन अगर इन्होंने 50 लाख में गुडविल खरीद के 70 लाख में बेचा, तो इनके लिए केवल 20 लाख रुपए ही कैपिटल गेन है, क्योंकि नीरज अग्रवाल ने गुडविल खरीदी थी और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने गुडविल जनरेट की थी। तो अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, और अगर गुडविल परचेज की गई है तो उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी परचेजिंग कास्ट है वही मानी जाएगी। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक कदम आगे चलो, मान लो त्रिपुरारी सिंह इस गुडविल को 1 करोड़ रुपए में बेच दें, तो इनके लिए जो डिफरेंस 30 लाख रुपए का है, ये इनके लिए कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए गुडविल परचेज गुडविल है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं वाकई कहना क्या चाहता था। तो आपको नियम भी मेरा समझ में आ गया होगा कि कास्ट ऑफ गुडविल की क्या कहानी है। तो अगर कास्ट ऑफ गुडविल समझना है तो पहले देखो सेल्फ जनरेटेड है क्या? डज गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड? कहा अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कास्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा, 0 होगा। और अगर वो परचेज गुडविल है तो एक्चुअल कास्ट ऑफ परचेज ही उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, राइट। अब आप जरा बताइए, अगर यहाँ पर एक नियम ना होता, इनकम टैक्स बोर्ड के द्वारा एक प्रोविजन प्रिस्क्राइब ना होता, तो निश्चित तौर पर हम लोग बड़ा उहापोह हो गए रहते कि आखिर कैपिटल गेन कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी आप 1-2 पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कास्ट ऑफ गुडविल कैसे डिटरमाइन होती है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए कास्ट ऑफ गुडविल के संदर्भ में। ऐसे ही हमारे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट अभी और हैं जो कास्ट ऑफ गुडविल को एक्सप्लेन करेंगे। उनकी चर्चा हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। आज चूंकि हम लोगों ने वीडियो को थोड़ा देर में लगाया